एक्स और वाई वेरिएबल इनकी कोरिलेशन स्टडी करते हैं तो उसका एक लीनियर रिलेशन मैं अगर डेवलप करूं, लीनियर रिलेशन y इक्वल ए प्लस बी एक्स, ये रिलेशन जस्टिफाई हो रहा है या नहीं हो रहा है? कुछ फिगर्स ले लेते हैं। एक्स की कोई फिगर है 10, 12, 15, 25, 20। अब मैं ए की कोई भी वैल्यू यहाँ 100, बी की कुछ भी वैल्यू 2x, तो अब सोचो जरा, इनकेस एक्स की वैल्यू 10 है तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? सेकेंड वैल्यू क्या हो जाएगी? नेक्स्ट, अब इनकेस ये पेयर वैल्यूज हैं एक्स और वाई, इट मींस कि एक्स और वाई का कोरिलेशन परफेक्ट पॉजिटिव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रेज होता है कि वो प्लस का वन है या माइनस का वन। अब प्लस वन होना या माइनस वन होना वो डिपेंड करता है इस साइन, ये जो स्केल है ना बी, बी का साइन, साइन सिर्फ बी की वैल्यू नहीं बोल रहा मैं, सिर्फ साइन। अब अगर बी का साइन ये पॉजिटिव है तो कोरिलेशन पॉजिटिव होगा, बी का साइन नेगेटिव तो कोरिलेशन नेगेटिव होगा। इन केस सीरीज होती 10, 12, 15, 25, 20 और y का रिलेशन डेवलप कर लेते हैं 2x माइनस, नो, 100 माइनस 2x, माइनस का साइन ले लिया है। अब y की वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, y की वैल्यूज क्या होंगी? 100 माइनस 20, 80, 76, 70, 50, 60। अब इस केस में कोरिलेशन एक्स और वाई सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा माइनस। अब ये माइनस का साइन क्यों आया? क्योंकि बी का साइन नेगेटिव, बी का साइन पॉजिटिव होता तो प्लस वन आना। ये एक छोटा स्टेप क्लियर है, आगे बढ़ू। हाँ, अब वापस फर्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इनकेस यहाँ वैल्यू 150 ना होती, मैंने अरेज कर दी, देखना वैल्यू मैंने 150 के बजाय 152 ले ली। अब क्या आपकी कंप्लीट सीरीज में लीनियर रिलेशन रहा? अब ये रिलेशन रहा क्या? तो आप बोलोगे सर 4 वैल्यूज में तो है, एक में नहीं है। 4 में है, एक में नहीं है, दैट मीन्स इस सिचुएशन में कोरिलेशन परफेक्ट नहीं रहा। अब अगला क्वेश्चन, क्या पॉजिटिव रहेगा? तो आंसर है भाई थोड़ी सी वेरिएशन ही तो आई है, पूरी सीरीज तो चेंज नहीं हो गई ना। तो वो थोड़ी सी वेरिएशन से थोड़ा वेरिएशन आ जाएगा, 0.98, 99, 96, 97, कुछ ऐसी वैल्यू आ सकती है। फॉलो कर रहे हो? इनकेस एक और वैल्यू चेंज कर देते हैं, यहां 124 के बजाय कर देते हैं 125, तो रिलेशन की परफेक्शन को मैं डिस्टर्ब कर रहा हूं और कुछ नहीं। तो अब हमारा रिलेशन लीनियर परफेक्टली नहीं रहा, यहां था, यहां नहीं था, यहां था, यहां नहीं था, यहां था, बट लीनियर नहीं भी था। लीनियर रिलेशन के अकॉर्डिंग सोचें तो 150 वैल्यू होना चाहिए थी, अभी 152 है, क्लोज तो है, क्लोज है, दैट मींस आंसर क्लोज टू 1 तो रहेगा, परफेक्ट नहीं रहेगा, 0.96 हो जाएगा, 0.97 हो सकता है, क्लोज टू 1 तो रहेगा बट परफेक्ट नहीं रहेगा। तो कोरिलेशन में हम, हाँ जी, नहीं, दो वेरिएशन बचे, आप उसका एक्सटेंट नहीं देखे। मैंने वेरिएशन तो दिया है, लेकिन वेरिएशन कितना को दिया है? जो वैल्यू 120 होनी चाहिए थी या 124 होनी चाहिए थी, मैंने 125 कर दी। मैंने ये तो नहीं कर दिया ना कि उसे मैंने 150 कर दिया हो या 110 पे ले आया हूं। मैंने वेरिएशन कैसा रखा है, मैंने चेंज क्या दिया है, ये भी तो देखो ना।
अभी भी ये वैल्यू बढ़ रही है तो ये वैल्यू बढ़ रही है, ये इंक्रीज, ये भी इंक्रीज, ये इंक्रीज, ये भी इंक्रीज, और ये डिक्रीज, ये भी डिक्रीज। आपका रिलेशन तो अभी तक पूरा स्ट्रांग है, इसको देख के चलो। तो कोरिलेशन का फॉर्मूला जो भी हम वैल्यू सॉल्व करेंगे, डेफिनेटली किस रेंज में रहेगा, +1 टू -1। वो एक्स और वाई की रिलेशन की एक्सटेंट को बताता है, वो ये बताता है कि एक्स और वाई का रिलेशन कितना स्ट्रांग है। अगर एक्स और कोरिलेशन 0.9, दैट मीन्स एक्स और वाई में परफेक्ट लीनियर नहीं, बट काफी स्ट्रांग रिलेशन। स्ट्रांग रिलेशन होने का मतलब कि एक्स और वाई में कुछ ऐसा रिलेशन है कि अगर एक्स की वैल्यू 10 गिवन है और कोई उनमें मैथमेटिक रिलेशन डेवलप किया जाए तो वाई की वैल्यू काफी क्लोज एस्टिमेट की जा सकती। अरे परफेक्ट वैल्यू मुझे ना भी मिले, मुझे कोई इतना ही बता दे कि सर आप इतनी एडवर्टीजमेंट करोगे और आपकी सेल इतनी एक्सपेक्टेशन है, फिर मैं कहूंगा कोई बात नहीं, 5% वेरिएशन भी हो जाए, मुझे वो एक्सपेक्टेड वैल्यू काफी क्लोज भी मिल जाए, तो मैं उसके अकॉर्डिंगली अपना एडवर्टीजमेंट प्लान कर सकता हूँ। कर सकता हूँ कि नहीं? अब मुझे ये तो नहीं पता करना, वो पॉसिबल भी नहीं होगा रियलिटी में कि मैं कहूँ जी मैंने 25 करोड़ की अगर एडवर्टीजमेंट की है तो मेरी 4,959 करोड़ की सेल होगी, और 1 करोड़ भी कम ज्यादा नहीं होगी उसमें। 0.75 से ऊपर सारा स्ट्रांग है, और उसके बाद मॉडरेट है। अब आप जोमेटो यहाँ आई थी लुधियाना में, तो काफी कुछ फ्री डिलीवरी भी दे रहे थे, तो उन्होंने भी पहले कुछ एनालिसिस किया ना, पहले कुछ डेटाबेस बनाया कि हम कितना फ्री डिस्ट्रीब्यूशन करें और वो रिकवरी कितनी देर में हो जाएगी। अगर आप जियो जियो का केस स्टडी अगर आप एनालाइज करो, तो भाई उन्होंने पहले से प्लान कर रखा था कि हमें हो सका 2 साल फ्री देना पड़ा तो देंगे। उन्होंने स्टार्टिंग में 1 ईयर जब उन्होंने फ्री ऑफर दिया था, अराउंड 8 मंथ्स का फ्री, मतलब एक फ्री ऑफर देने के बाद उन्होंने एक्सटेंड कर दिया था कि आगे और 2 मंथ्स और। एक्चुअली वो एक पॉलिसी थी। जब 8 मंथ्स का अराउंड फ्री अनाउंस हुआ था तो मैंने अपनी क्लास में अनाउंस किया था कि 1 ईयर, बियॉन्ड 1 ईयर भी फ्री देंगे। उसका रीजन कि जब वो 8 मंथ का भी फ्री दिया था ना, तब तक भी मैंने शिफ्ट नहीं किया। मेरा अगर कॉन्टेक्ट नंबर कुछ एयरटेल का चल रहा था तो जियो पे नहीं शिफ्ट किया। तो एक एनालिसिस है कि कितना कस्टमर और कितना टाइम लेने के बाद शिफ्ट कर पाएगा, कितनी देर लगेगी उन्हें एक ब्रांडेड प्रोडक्ट को छोड़ के दूसरे ब्रांड को एक्सेप्ट करने में। मेरी बात को समझ रहे हो कि नहीं? तो उसके अकॉर्डिंगली वो स्ट्रेटेजीज बनाई जाती और उसके अकॉर्डिंगली फोरकास्टिंग की जाती। और वैसे भी ये जो रिसर्च की बातें हम यहाँ कर रहे हैं, ये छोटे लेवल की डिस्कशन तो है भी नहीं। जिन कंपनीज की टर्नओवर 100-200 करोड़ है, उससे कम की तो बातें हो भी नहीं रही हैं यहाँ। आपको ये रिलेशन समझ लग गया बच्चे? फर्स्ट 10 क्वेश्चंस में कोई डाउट है तो बोलो। हाँ जी। कर्वीलिनियर रिलेशन, देखो, लीनियर रिलेशन का मीनिंग होता है कि अगर आप उसे ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो उसकी हमेशा स्ट्रेट लाइन होगी। जैसे यहाँ पर एक्स और वाई में रिलेशन था, दो सीरीज ली थी मैंने, 100 + 2x, या फिर वाई इक्वल 100 - 2x। आप इनका ग्राफ अगर बनाएं, ये लीजिए फर्स्ट सीरीज ग्राफ 100 + 2x है, प्लस है, तो आपके जो एक्स और वाई की पेयर ऑब्जर्वेशन है उनका ग्राफ, मैं ये ग्राफ जो बना रहा हूँ ये मेरी जो फर्स्ट सीरीज मैंने जो बनाई थी जहां परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशन लिया था, याद आ रहा है?
थोड़ा टाइम पहले ही डिस्कस किया। मींस वहां 10 के साथ 120 और 12 से 124 जो वैल्यू ली थी, और 15 से 130, 25 से 150 और 140, याद आया? तो अगर इनको मैं ग्राफ पे प्लॉट करूं तो ये स्ट्रेट लाइन है। अब अगर मैंने जो सेकंड क्वेश्चन में चेंज ले लिया था, 125 को मैंने 120 कर दिया था, थोड़ा 124 को 25 थोड़ा आप चला गया, और 152 थोड़ा आप चला गया, तो आपकी ये जो ग्राफ लाइन है वो थोड़ी मूवमेंट हो जाएगी, स्ट्रेट नहीं रहेगी। स्ट्रेट नहीं रहने का मतलब है कि परफेक्ट लीनियर नहीं है, बट लीनियर के बहुत ज्यादा क्लोज है, स्ट्रेट लाइन के काफी क्लोज है, बट स्ट्रेट नहीं। तो कोरिलेशन में हम सिर्फ लीनियर रिलेशन को स्टडी करते हैं, किसी और टाइप का रिलेशन स्टडी नहीं करते। एग्जांपल, यहां मैंने एक्स और वाई सीरीज एक नोट की है, -3, -2, -1, 1, 2, 3, वाई सीरीज 9, 4, 1, 1, 4, 9। आपको क्या लगता है, एक्स और वाई में कोई कोरिलेशन नजर आ रहा है बाय ऑब्जर्वेशन? y इक्वल एक्स स्क्वायर, क्या ये y इक्वल एक्स स्क्वायर लीनियर रिलेशन होता है? क्वाड्रेटिक रिलेशन है, तो ये लीनियर तो नहीं है। दैट मीन्स अब मैथमेटिकली अगर मैं इन क्वेश्चंस का कोरिलेशन सॉल्व करूं किसी भी मैथमेटिक्स फॉर्मूला से, तो जो कोरिलेशन है वो जीरो आ जाएगा। कोरिलेशन क्या आ जाएगा? जीरो। जीरो का मीनिंग अभी बताए नहीं, कार्ल पियर्सन, स्पेयरमैन, कॉन्करेंट डेविएशन टाइम के साथ करने हैं अभी हम। मतलब मैं उनमें से कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करूं तो करने के बाद मेरा कोरिलेशन जीरो आ जाएगा। तो जीरो का मीनिंग तो ये है कि एक्स और वाई में कोई कोरिलेशन ही नहीं है। एक्स और वाई में कोरिलेशन नहीं है, जीरो का मीनिंग है। जबकि आपको तो ऊपर क्लियर नजर आ रहा है वाई इज एसोसिएटेड विद एक्स, आ रहा है नजर की नहीं? तो फिर आंसर जीरो क्यों आया? जब कोरिलेशन है तो फिर आंसर जीरो क्यों आ रहा है? आंसर क्यों कह रहा है कि इनमें कोई रिलेशन नहीं? एक्चुअली हमारे जो फॉर्मूलाज है वो सिर्फ लीनियर रिलेशन को स्टडी करते हैं। मींस आपका आंसर ये कहना चाह रहा है कि इनमें लीनियर रिलेशन नहीं है, कोई और रिलेशन है तो उसे वो स्टडी नहीं कर रहा। बट जो स्कैटर डायग्राम नॉन लीनियर रिलेशंस को भी स्टडी करता है, जिसको हम कर्वीलिनियर रिलेशन बोल देते हैं, तो वो कर्व्स को भी स्टडी करता है। चलिए इसका ग्राफ यहां बना के देख लेते हैं। एक्स सीरीज, वाई सीरीज, एक्स सीरीज डाउन ले लेते हैं, वैल्यूज यहाँ कुछ नेगेटिव होंगी, -1, -2, -3, 1, 2, 3। वाई की वैल्यूज है 2, 4, 6, 8, 10। ये लो क्वाड्रेटिक हो गया ना पूरा ग्राफ, जो क्वाड्रेटिक फॉर्म में होता है। क्लियर है? किसी को डाउट तो नहीं? पेयर वैल्यूज प्लॉट करना जरा, -3 के अगेंस्ट 9, -3 के अगेंस्ट 9, ये रहा डॉट। -2 का कितना? -1, 1 के अगेंस्ट, 2 के अगेंस्ट, 3 के अगेंस्ट, और डॉट्स को ज्वाइन करना। क्या ये लीनियर लाइन आई है? कर्व है। ये क्या है? इसको बोलते हैं कर्वी लीनियर रिलेशन। मतलब कहीं स्ट्रेट लाइन है, कहीं स्ट्रेट नहीं भी है, तो दिस इज कर्वी लीनियर रिलेशन। तो कर्वीलिनियर रिलेशंस सिर्फ स्कैटर डायग्राम में स्टडी किए जा सकते हैं, अदरवाइज मैथमेटिक फॉर्मूलाज में हम किसी कर्वीलिनियर रिलेशन को स्टडी नहीं कर सकते, क्योंकि उसने तो आंसर जीरो बता देना। रीजन, वो तो स्टडी ही लीनियर रिलेशन को करते हैं, वो फॉर्मूलाज फ्रेम ही लीनियर रिलेशन की स्टडी के लिए किए गए।
और लीनियर रिलेशन होते भी हैं रियल लाइफ में बहुत से। अब एडवर्टीजमेंट और सेल्स में कोई ना कोई लीनियर रिलेशन ही है ना, कोई ना कोई कांस्टेंट फिगर है, कुछ एक मल्टीप्लाई या इंक्रीज का रिलेशन है एक्स के चेंज के साथ वाई की फिगर्स के साथ। इन केस एक्स और वाई डिपेंडेंट वेरिएबल, तो यहाँ दो वर्ड आ जाते हैं, एक है डिपेंडेंट, एक इंडिपेंडेंट। इन केस एक्स और वाई वेरिएबल डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट मींस जिनमें कोई ना कोई कॉज इफेक्ट रिलेशन, आपके स्टडी आवर्स और आपके मार्क्स डिपेंडेंट वेरिएबल। आपके स्टडी आवर्स इंक्रीज होंगे तो आपके मार्क्स इंक्रीज होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। इसका मीनिंग ये नहीं है कि अगर 4 आवर्स पढ़ोगे 40 मार्क्स आएंगे, 5 आवर्स पढ़ोगे 50 मार्क्स आएंगे, 6 आवर्स पढ़ोगे 60 मार्क्स आएंगे। कैसा होगा? फिर तो 10 आवर्स पढ़ने पे 100% आ ही जाएंगे, बट ऐसा नहीं होगा। तो मतलब परफेक्ट लीनियर नहीं है, बट लीनियर है। हाँ ये जरूर है कि अगर आपके स्टडी आवर्स इंक्रीज करोगे तो आपके मार्क्स इंक्रीज होने की टेंडेंसी होगी। वो सेम इंक्रीज ना भी हो, एक बार थोड़ा इंक्रीज रेट से इंक्रीज होगा, कमिंग टाइम में थोड़ा डाउन रेट से इंक्रीज होगा, बट इंक्रीज होगा। क्लियर है? नो नो नो, वो स्कैटर्ड है, वो नो कोरिलेशन वाली साइड आ गया। कर्वीलीनियर तब होगा अगर एक्स और वाई में कोई ना कोई रिलेशन है, लीनियर ना सही भाई, स्क्वायर वाला है या कोई और रिलेशन है। अब अगर एक्स और वाई में कोई रिलेशन ही ना हो, मैं नीचे वाली 3 वैल्यूज चेंज करके कुछ भी एट रैंडम लिख देता हूँ, कभी 100, कभी -40, कभी 30, तो उनमें तो कोई रिलेशन ही नहीं होगा ना, ना स्क्वायर वाला ना लीनियर, कोई भी किसी भी टाइप का रिलेशन ना होना इज जीरो कोरिलेशन, मींस स्कैटर्ड डॉट्स है। हाँ जी। अगर इंडिपेंडेंट है तो कोरिलेशन जीरो आ जाएगा, डिपेंडेंट है तभी कोरिलेशन कुछ आएगा। मतलब दो डिपेंडेंट वेरिएबल के कोरिलेशन को आप स्टडी करते हो, इंडिपेंडेंट का तो जीरो ही आना है, वो तो पता ही है, क्योंकि उनमें तो रिलेशन ही नहीं है। हाँ वो अनकोरिलेटेड हो जाएंगे। तो ऐसे कोरिलेशन को स्परियस कोरिलेशन कहते हैं, कि अगर वेरिएबल इंडिपेंडेंट है फिर भी आपका आंसर आ जाए कुछ, तो इसका मीनिंग ये है कि आपने सफिशिएंट फिगर्स लेके स्टडी नहीं। अगर आप 2 5 4 5 पेयर वैल्यूज और ले लेते तो आंसर और एक्यूरेट हो जाता और वो वापस जीरो को अप्रोच करना स्टार्ट कर देता। देखिए अगर आपके एक्स और वाई वेरिएबल में रिलेशन है, स्ट्रॉन्ग है, तो इसका मीनिंग ये है कि एक और पेयर वैल्यू लेने पे भी वो रिलेशन रहेगा। मैं पीछे वाली वर्किंग में आता हूं। आपकी x की वैल्यू 10 है तो y की वैल्यू 120 है, x की वैल्यू 12 है, y की वैल्यू 125 है। सबको ये 5 वैल्यूज नजर आ रही हैं। तो इन 5 वैल्यूज से हमें ये ऑब्जर्व किया कि x और y में काफी स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। आपने भी ऑब्जर्व किया कि स्ट्रॉन्ग है रिलेशन, किया या नहीं? अब इन केस में नेक्स्ट वैल्यू x की ले लेता हूं 30, तो हमारी एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग y होना चाहिए 160, बट अगर वो 30 के अगेंस्ट y सिर्फ और सिर्फ 50 आ जाए 160 की बजाय, तो एकदम से सरप्राइजिंग रिजल्ट आएगा। ठीक है, क्या हो गया कि हमने तो ये सोचा था 160 आएगा, ये जस्ट 60 क्यों रह गया या 50 क्यों रह गया? तो हमें लगेगा कि शायद वो जो 5 वैल्यूज हमने ली हैं वो सफिशिएंट डेटा नहीं था, तो हमने इनसफिशिएंट डेटा के बेस पे ही डिसीजन ले लिया कि भाई इनमें कोरिलेशन स्ट्रांग है। कई बार बाय चांस भी तो हो सकता है कि 4 5 वैल्यूज उस पैटर्न में बिहेव कर ले। बात समझ रहे हो? हमने 7th वैल्यू ली, उसमें भी रिलेशन नहीं आया। हमने
8 वैल्यूज ली उसमें भी रिलेशन नहीं आया। इसका मीनिंग ये, हम ये कहेंगे कि एक्स और वाई एक्चुअली स्पूरियस कोरिलेशन है। कोरिलेशन जरूर आया पॉजिटिव, वो सरप्राइजिंगली आ गया या स्टूपिड सा था, क्योंकि हमने ही मिस्टेक की कि हमने सफिशिएंट डेटा लेके उसे स्टडी ही नहीं की। और जब हमने सफिशिएंट डेटा से उसे स्टडी किया और एनालिसिस किया तो पता चला कि ये तो भाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इनमें तो रिलेशन वैसे ही नहीं आना है या नहीं है इनमें रिलेशन आपस में। कई बार वेरिएबल डिपेंडेंट होता है फिर भी रिलेशन नहीं होता। सॉल्ट का प्राइस चेंज भी हो जाएगा, क्या उसकी डिमांड में कोई चेंज आएगा, मेजर चेंज? हाँ, नेसेसिटी वाली साइड आ गए तो कोरिलेशन है, तो कॉज इफेक्ट रिलेशन तो है वैसे जर्नल बोलने में कि प्राइस और डिमांड का रिलेशन होता है, बट कुछ प्रोडक्ट में नहीं। तो कोरिलेशन आप किस कंपनी में है, आपका प्रोडक्ट क्या है, उसमें किस तरह का बिहेवियर है प्रोडक्ट्स का, वो कितने इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट है, उनका कोरिलेशन कैसा है, इन सब की एनालिसिस के बाद ही आप अपना फ्यूचर फोरकास्ट करोगे, फिर ही रिग्रेशन एनालिसिस की साइड पे जाओगे। फॉलो कर रहे हो मैं कहां बोल रहा हूं? आने वाले टाइम में आप भी किसी कंपनी में अगर बीइंग ऑफिसर अपॉइंट होते हो और आपको कुछ ऐसे स्टडी करने के लिए डेटा दिया जाता है और आपने फ्यूचर फोरकास्ट करना है, तो सबसे पहला तो ये एनालिसिस होगा ना कि हमारा वो जो एक्स और वाई वेरिएबल है वो कितना कुछ स्ट्रॉन्ग एसोसिएटेड है, उसकी नेचर को समझोगे, फिर उसके बाद कोरिलेशन को समझोगे, उसके बाद उसके बेसिस पे रिग्रेशन एनालिसिस और एस्टिमेशन होगा और फिर उसके अकॉर्डिंगली बजट्स प्लान किए जाए। आप इनसफिशिएंट या इनकम्प्लीट स्टडी के साथ, इनकम्प्लीट नॉलेज के साथ किसी कंपनी में ये कह दो जी इनका तो बहुत स्ट्रांग रिलेशन है, इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर आपको एक सेल टारगेट अचीव करना है तो आपको इतनी एडवर्टीजमेंट बजट बढ़ा लेनी चाहिए, और आप ये बोल के कंपनी का एडवर्टीजमेंट बजट बढ़ा के एडवर्टीजमेंट करवा दो और करवाने के बाद उतना सेल टारगेट अचीव ना हो, बहुत डाउन रह जाए या चेंज ही ना आए, तो और बाद में पता चले कि आपने जो स्टडी किया था वो स्पूरियस था, आपने तो इनसफिशिएंट डेटा से कर दिया, और बट उसे जो एक्सपेंस हो चुके हैं उसे रेक्टिफाई कौन करेगा? इसलिए एनालिसिस पहले ही कर लो ना। अच्छा, कुछ फॉलो कर रहे हो कोरिलेशन में हम क्या करने वाले हैं? फर्स्ट 10 क्वेश्चंस में किसी का कोई डाउट? फर्स्ट 5 अभी मैंने होमवर्क में नहीं दिए, तो 6 ऑनवर्ड्स बोलो। 11 टू 20, 11 टू 20 बोलो। correlation coefficient between two variable is measure of their linear relation। हाँ, कोरिलेशन में तो हम लीनियर रिलेशन ही स्टडी करते हैं, स्कैटर डायग्राम तो हमें एक एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है बस, बट मेनली स्कैटर डायग्राम में भी हमारा पर्पस और टारगेट तो लीनियर रिलेशन की स्टडी को करना है, वो इन एडिशन हमें कर्वीलिनियर रिलेशन की भी इंफॉर्मेशन देता है। और कोई डाउट? If two variables x and y are independent, then the correlation coefficient between x and y is independent है ना, independent मतलब उनमें कोई आपस में रिलेशन नहीं है, नहीं रिलेशन होने का मीनिंग है कि उनमें कोरिलेशन जीरो है। 16th क्वेश्चन जीरो। नेक्स्ट और डाउट बोलो। 14th क्वेश्चन, कोरिलेशन कोफिशिएंट इज अ प्योर नंबर का मीनिंग होता है कि जब आप दो वेरिएबल में कोरिलेशन स्टडी करते हैं, मे बी आपका जो एक्स वेरिएबल है वो एडवर्टीजमेंट है जो कि रुपीज में गिवन है, वाई वेरिएबल आपकी प्रोडक्शन है जो भी किलोग्राम या टन में गिवन है, तो क्वेश्चन कि अब इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो रुपीज में होगा या किलोग्राम में होगा। देन कोरिलेशन इज अ प्योर नंबर, कोरिलेशन के साथ कोई यूनिट ऑफ मेजरमेंट नहीं रिकॉर्ड होता, कोरिलेशन के साथ ना किलोग्राम ना रुपी, कोरिलेशन एक रिलेटिव मेजर है, एब्सोल्यूट मेजर नहीं है।
याद है डिस्पर्जन में हम एक एब्सोल्यूट मेजर स्टडी करते हैं, एक रिलेटिव मेजर। एब्सोल्यूट मेजर का मीनिंग होता है कि वो यूनिट फ्री नहीं होते, उनके साथ किलोग्राम लीटर लिखा जाता है जो भी यूनिट डेटा का होता है। रिलेटिव मेजर जो होते हैं वो यूनिट फ्री होते हैं, कंपेरेबल होते हैं। दो दो अलग अलग दो अलग अलग सीरीज का कोरिलेशन कंपेरेबल होता है क्योंकि रिलेटिव मेजर। नेक्स्ट डाउट अप टू 20 और कोई है? कॉफिशिएंट रिलेटिव है बच्चे, डिस्पर्जन अभी फिनिश करके आए हो आप। कोरिलेशन रिलेटिव सारा। अभी आपने और कौन सा क्वेश्चन पूछा? अप टू 20, अप टू 30? 27. Whatever may be the value of r, positive or negative, its square will be। अरे आपको पहले ही पता है, किसी भी फिगर का स्क्वायर करोगे तो वो तो पॉजिटिव ही रहेगा, ये तो बेसिक मैथ्स है। आर स्क्वायर को कॉफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन बोलते हैं, कमिंग टाइम में पढ़ेंगे। आर स्क्वायर को क्या बोलते हैं? बोलो। कॉफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। नेक्स्ट आपने पूछा मुझसे 28। A small value of r indicate only small और poor relation। r की वैल्यू जितनी कम होगी उतना रिलेशन उनका वीक होगा, जितनी r की वैल्यू बड़ी होगी कोरिलेशन स्ट्रांग होगा। ये नाम ही होता है कोरिलेशन कॉफिशिएंट ही बोलते हैं सिंपल में, शॉर्ट में कोरिलेशन बोल दिया, पूरा नाम कोरिलेशन कॉफिशिएंट। हाँ जी, हाँ जी। कभी कोरिलेशन पूछे चाहे कॉफिशिएंट कोरिलेशन, तो आपने कोरिलेशन ही सॉल्व करना। हाँ तो कोरिलेशन भी प्योर नंबर होता है। नहीं, ऐसा नहीं, एक ही चीज है, एब्सोल्यूट नहीं है, कुछ नहीं इस चैप्टर में एब्सोल्यूट नहीं, सिर्फ रिलेटिव मेजर ही। और कोई डाउट? क्वेश्चन 28 में क्या पूछा आपने? नहीं, वो स्मॉल वैल्यू बोलने का मीनिंग है क्लोज टू जीरो। यहाँ आर की स्मॉल वैल्यू का मतलब होता है जीरो के नजदीक आना, और हाई वैल्यू का मीनिंग होता है वन और -1 किसी के भी नजदीक जाना। हाँ जी। 34। इफ द आर इज द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन देन आर ग्रेटर देन और 0 to 1 हो सकता है, ए ऑप्शन। बोलो। अरे पीछे दिया, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ ए हो सकता है नहीं हो सकता है, मैं तो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि हो सकता है नहीं, आप बोलो नहीं हो सकता, मैं आगे बढ़ू। हाँ, नहीं हो सकता। आर लेस देन और इक्वल टू 1 हो सकता है, ये 1 है। लेस देन में तो नेगेटिव वैल्यूज भी आ जाती हैं, लेस देन तो इसको भी क्रॉस कर जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। तो आर मॉड्यूलर वैल्यू ऑफ आर मतलब पॉजिटिव आर जो है, पॉजिटिव, नेगेटिव में नहीं जाना, वो लेस देन और इक्वल टू 1 हो सकता है, तो मतलब नेगेटिव में जाने से ही मना, ये पॉसिबल है। फिर आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो सकता है, तो आंसर क्या आ गया फिर? समझाओ कैसे होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 कैसे होगा?
वन तो लिमिट है, वन से ग्रेटर कैसे जाओगे? नेक्स्ट डाउट। 35 पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट लाइज, देखो परफेक्ट जो होता है वो इटसेल्फ वन और -1 होता है, तो पार्शियल उसके बीच में वेरिएशन होती है, मतलब नॉट वन, वन को छोड़ो बीच की सारी वैल्यू। तो प्रॉपर आंसर हो गया पार्शियल कोरिलेशन लाइज बिटवीन -1 एंड +40। हाँ जी, यहाँ डायग्राम लाइन ले रहा हूँ, देखना रेड पेन। ये बिल्कुल डॉट जो है ना, जब एग्जैक्ट +1 है तो इसको, इस एग्जैक्ट वैल्यू को परफेक्ट कोरिलेशन कहा जाता है। क्या बोला जाता है? और ये जो एग्जैक्ट -1 है इसको भी परफेक्ट कोरिलेशन बोला जाता है। इसके बीच में ये जितना भी कोरिलेशन है इसको पार्शियल कोरिलेशन बोला जाता है। जीरो के नजदीक जो आ जाएंगे तो उसे नो कोरिलेशन बोलोगे। क्वेश्चन नंबर 40 ABCD चार कांस्टेंट है और ए और सी का ऑपोजिट साइन है, आर कोफिशिएंट बिटवीन कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई है, मतलब एक्स कोई सीरीज है, वाई कोई सीरीज है, उनका कोरिलेशन जो है वो आर है, इनका कोरिलेशन एक्स और वाई का कोरिलेशन आर है, इटसेल्फ आर। देखना रेड पेन से लिखा मैंने। अब हमने एक्स सीरीज को रिवाइज किया, हमने एक्स सीरीज को ए एक्स प्लस बी किया, मींस एक्स की सीरीज को एक कांस्टेंट ए से मल्टीप्लाई किया और बी प्लस कर दिया, चेंज ऑफ ओरिजिन भी है, स्केल भी है। क्या कोरिलेशन पे चेंज ऑफ ओरिजिन या चेंज ऑफ स्केल का इफेक्ट होता है? मैग्नीट्यूड वाइज तो कोई इफेक्ट नहीं होता, बस स्केल का साइन देखना होता है। स्केल कौन है? ए, और इस साइड दूसरी साइड में स्केल कौन है? सी। अब हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि ए और सी का ऑपोजिट साइन है, मतलब हमने एक्स सीरीज को रिवाइज कर दिया, किसी अगर पॉजिटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो वाई सीरीज को सारी को नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो जो नई वाली सीरीज बनेगी एक्स की नई, वाई की नई, उनका कोरिलेशन पुराने वाले कोरिलेशन से नेगेटिव हो जाएगा, आर माइनस, मतलब माइनस आर हो जाएगा। हाँ, वो टाइपिंग में ऐसा हो गया, माइनस आर ही लिखना चाहिए था, मीनिंग सेम। हाँ, फिर आर फिर सेम रह जाएगा। अगर एक्स में भी माइनस का साइन है, वाई में भी माइनस है, दोनों में दो नेगेटिव आ गई, वापस आर फिर से पॉजिटिव हो जाएगा। अप टू 50। देयर देयर इज अ हाई डायरेक्ट एसोसिएशन बिटवीन, बोल ही दिया, वैसे इसने बोल दिया लेकिन आपको तो खुद ही पता होगा, सिगरेट स्मोकिंग एंड लंग कैंसर, इनमें अच्छा बताते ना, क्या तुम्हें पता है कि सिगरेट स्मोकिंग और लंग डैमेज का रिलेशन कैसा होता है? अच्छा, ये भी पता है कि टोबैको का कंजम्पशन करने से क्या प्रॉब्लम आ सकती है? कभी फोटोग्राफ देखी है, बहुत डराने वाली फोटोग्राफ, थ्रोट थ्रोट कैंसर, या थोड़ा थोड़ा इमेजिन करना कैसी फोटो होती है, सभी इमेजिन करना, कर लिया इमेजिन? ये जस्ट इसलिए आपको रिकॉल करवा रहा हूं कि कोई भी नशा हो,
उसे स्टार्ट करना बहुत इजी होता है, छोड़ना बहुत टफ होता है। तो उस फोटो को थोड़ा सा याद करो। कभी भी कोई भी किसी तरह की ड्रग्स या ऐसी स्मोकिंग की हैबिट स्टार्ट ही नहीं करनी। आपकी विल पावर इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि वो आपको स्टार्ट ही ना करने दे उस चीज को। कभी ये भी ना सोचना कि एक बार ट्राई करके तो देखें कैसा टेस्ट होता है। तो टेस्ट देखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, तो हमें बोल दिया इन्होंने कि दो वैल्यूज का जो कि हमें वेरिएबल गिवन है, तो उनका हाई पॉजिटिव रिलेशन है। तो आंसर में से ढूंढना जरा हाई पॉजिटिव कहां पर है। 0.80। ठीक। 43 क्वेश्चन एक्चुअली अगले टॉपिक से रिलेटेड है। तो जब भी हम दो वेरिएबल का क्वालिटी एस्पेक्ट स्टडी करते हैं तो वो स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन है, हम अगले टॉपिक में कवर करेंगे रैंक कोरिलेशन। हाँ जी। बी, क्योंकि हमें पता है, मैंने पहले ही बोला, हमें खुद पता है कि सिगरेट स्मोकिंग और लंग डैमेज का आपस में पॉजिटिव रिलेशन होता है, और वो भी हाई पॉजिटिव। मतलब वो जो 0.3 है वो तो मतलब बहुत लो डिग्री है ना। हाँ, 0.6 लिखा होता तो वो मैं एक्सेप्ट कर लेता, 0.6, 0.8, 0.7, मतलब वो चीजें, वो रेंज एक्सेप्टेबल है। उस रेंज में कहीं इनका मतलब कोरिलेशन हो सकता है। 44 correlation coefficient can found out by स्कैटर डायग्राम, रैंक कोरिलेशन, ये सब मेथड ही है कोरिलेशन कैलकुलेट करने के। मैग्नीट्यूड नहीं पता कर चलता, कोरिलेशन तो एस्टिमेशन तो होती है। डिग्री नहीं पता चलती। हाँ, नहीं कैलकुलेट, वो मैग्नीट्यूड नहीं ना बोला उन्होंने, तो उस चीज को फीलिंग ही लेनी है आपने, कैसे कैसे अज्यूम करते हो। तो मैं तो ये मान के चलूंगा कि हमें सिर्फ कोरिलेशन की एक एस्टिमेशन चाहिए। 45 scatter diagram helps us to find the nature of correlation। नेचर तो पता चलती है, पॉजिटिव नेगेटिव। नेचर का मीनिंग होता है पॉजिटिव या नेगेटिव, उस लेवल पे पता करना। सेकंड, कंप्यूट द एक्सटेंट, एक्सटेंट नहीं पता चलता, तो बी तो नहीं है। ऑब्टेन मैथमेटिक रिलेशन, वो तो रिग्रेशन में करते हैं, यहाँ नहीं करते, तो सी भी नहीं है। तो आंसर आ गया ए। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट फॉल्स। और ये अच्छा क्वेश्चन होता है, डायरेक्टली ट्रू नहीं पूछा, नॉट फॉल्स पूछा। स्कैटर डायग्राम फेल्स टू मेजर द एक्सटेंट, एक्सटेंट में नहीं पता चलता, तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू है, हमसे ट्रू ही पूछा था। नेक्स्ट बी और सी दोनों फॉल्स। और डाउट कोई? अप टू 54। हाँ जी, क्या पूछा था? 1 को तो +1 ही पढ़ूंगा। सिंपल 1 लिखा है, माइनस तो लिख। When r equal 1, all the points in the scatter diagram would lie on the straight line directed from lower left to upper right। हाँ ठीक लिखा। हाँ, तो 1 लिखा है तो मैं +1 ही रीड करूंगा।
45th में रिग्रेशन अगला चैप्टर है। दो वेरिएबल के बीच में जो हम मैथमेटिकल रिलेशन कैलकुलेट करते हैं वो रिग्रेशन में करते हैं। मतलब जब हम ये चेक करते हैं ना कि y इक्वल 100 माइनस 2x है, ये काम जो है ये रिग्रेशन का है। वो तो एक्सप्लेन करने के लिए मैंने इसकी हेल्प ली थी, अदरवाइज कोरिलेशन में ये कैलकुलेशन नहीं करते। ये कोरिलेशन का काम नहीं है ये कैलकुलेट करना कि एक्स और वाई में जो रिलेशन है वो उसकी वैल्यूज क्या है, वो रिग्रेशन में करते हैं। इसके थ्रू तो मैंने आपको समझाया था कि अगर कोरिलेशन स्ट्रांग होगा तो उसका लीनियर रिलेशन, फिर मैंने लीनियर एक एग्जांपल लेके उसको एक्सप्लेन किया था कि देखो यहाँ लीनियर है और वहां कोरिलेशन सेम वैल्यूज आ रही हैं, दैट मीन्स वो स्ट्रांग है। अप टू 54 कोई डाउट है? 51 क्वेश्चन। द मोर स्कैटर्ड पॉइंट्स अराउंड स्ट्रेट लाइन, मतलब आपके कोरिलेशन की जो लाइन है, ये कोई लाइन है, आपके डॉट्स जो हैं उससे ज्यादा स्कैटर्ड हैं, बिखरे हुए हैं, दूर दूर हैं, मोर स्कैटर्ड दूर हैं, तो कोरिलेशन क्या हो जाएगा? अप टू 54 कोई और डाउट? इफ प्लॉटेड पॉइंट्स इन अ स्कैटर डायग्राम इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, अगर आपके सारे डेटा में डॉट्स डिस्ट्रीब्यूटेड है, बहुत बिखरे हुए हैं, तो कोरिलेशन जीरो होगा, कोई पैटर्न ही नहीं। अनइवन डिस्ट्रीब्यूट लिखा होता, पैटर्न तो नहीं बताया ना, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड या अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, कोरिलेशन विल बी जीरो और क्लोज टू जीरो। अगर आपके सारे एरिया में ही डॉट्स डिस्ट्रीब्यूटेड है तो कोरिलेशन जीरो होगा। वैसे जो मैंने डॉट्स लगाए वो अनइवन ही है, देखना मैंने इन दो डॉट्स के बीच का गैप या इनके बीच का गैप सेम तो रखा नहीं है। इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड का मेरा डायग्राम तो तब बनता जब सारे डॉट्स बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे ऐसे हो। दोनों केसेस में कोरिलेशन आपका जीरो या क्लोज टू जीरो, नो कोरिलेशन। ठीक है, फिनिश हो गए आपके ये डाउट्स? ओके।